नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश शुक्ला, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर। आज मैं आपके समक्ष बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई 4 में बुजुर्गों या वृद्धों की समस्याएं, प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली, इस विषय पर अपना विचार व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह विचार आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायी होगा। वर्तमान समय में पारिवारिक समस्या के रूप में वृद्धजनों की समस्या एक सामाजिक एवं मानवीय समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है। यहाँ प्रश्न उठता है कि वृद्धावस्था वास्तव में क्या है और इसका प्रारंभ कब होता है। वृद्धावस्था को निर्धारित और उसे परिभाषित करने के दो आधार दिखाई पड़ती हैं। पहला जो है जीव वैज्ञानिक आधार और दूसरा है आयु समूह। जीव वैज्ञानिक दृष्टि से प्रायः वृद्ध होने में समय के साथ साथ शारीरिक संरचना और कार्य प्रणाली में होने वाला परिवर्तन है जिसे रोका नहीं जा सकता। और दूसरा है आयु समूह। आयु समूह से तात्पर्य है एक अवस्था के पश्चात आयु के साथ साथ व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों में होने वाला परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धावस्था को एक सामाजिक एवं मानवीय समस्या के रूप में देखकर ही सन 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि सभी देशों में वृद्धावस्था से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाए। भारत में भी वर्ष 2000 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में मनाया गया था। भारतीय संदर्भ में आंकड़ों के आधार पर देखें तो ज्ञात होता है कि पिछले 50 वर्षों में व्यक्ति की औसत आयु में 20 वर्ष से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि 80 के दशक के पूर्व व्यक्ति की जो आयु थी उसकी तुलना में 20 साल की वृद्धि हुई है, जिसके लिए हम देश में रहन सहन के स्तर में सुधार एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को जिम्मेदार मान सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सन 1951 में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 5.1 करोड़ थी, जबकि सन 2000 में इसकी संख्या 7.57 करोड़ हुई। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक यह बढ़कर 14.61 करोड़ हो जाएगी। देश में 80 वर्ष से अधिक आयु समूह वाले लोगों की संख्या 2050 तक 1.06 करोड़ होने का अनुमान है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि प्राचीन काल में वृद्धों की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं सम्माननीय रही है। इनका परिवार में प्रभावशाली स्थान रहा है। परिवार की समस्त क्रियाकलापों का संचालन उनके हाथों में केंद्रित रही हैं। परिवार के समस्त फैसले उनकी सलाह एवं मशविरा के आधार पर ही होते थे। उनकी सत्ता एवं प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार व्यवस्था संचालित होती थी, जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़कर पारिवारिक संरचना को सुदृढ़ता प्रदान करते थे। परंतु भौतिकवादी आधुनिक विचारधाराओं के कारण या व्यक्तिवाद की भावनाओं के कारण आज संयुक्त परिवार व्यवस्था लगभग पतन की ओर अग्रसर हो रही है और यही वृद्धों की समस्याओं का एक प्रमुख कारण हमको दिखाई पड़ता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में शैशव अवस्था,
बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से स्थिति कमजोर हो जाती है तथा परिवार के सदस्यों पर उसकी निर्भरता पहले की तुलना में अधिक बढ़ जाती है। आज भौतिकतावादी दृष्टिकोण और व्यक्तिवादिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण वृद्धों या बुजुर्गों की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यद्यपि स्वास्थ्य की सुविधाओं के बढ़ने से जीवन की अवधि तो बढ़ी, लेकिन जीवन से जुड़ी समस्याएं भी उसी अनुपात में बढ़ गई। आज अनेक परिवारों में वृद्धों को एक बोझ के रूप में समझा जाता है। यही वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या है। भारतीय संदर्भ में देखें तो यहाँ वृद्धों की प्रमुख समस्याएं स्वास्थ्य, पारिवारिक उपेक्षा, आर्थिक असुरक्षा एवं अकेलेपन की मानसिकता से संबंधित रही है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि सभी वृद्धों की स्थिति एक समान नहीं है। जैसे नौकरी पेशा वृद्धों की स्थिति उन वृद्धों से भिन्न है जो नौकरी से संबंधित नहीं रहे, इसी तरह महिला एवं पुरुषों की स्थिति में भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार आयु के आधार पर अगर हम देखें तो 60 वर्ष से 70 वर्ष के वृद्धों की स्थिति 70 से अधिक 80 या 90 वर्ष के वृद्धों से भिन्न दिखाई पड़ती है। अब ये प्रश्न उठता है कि वृद्धों की इन समस्याओं के लिए हम किसको जिम्मेदार माने? तो निश्चित रूप से वृद्धों की समस्याएं सामाजिक परिस्थितियों की उपज हैं। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति एवं मूल्य व्यवस्था को जिम्मेदार माना जा सकता है। वर्तमान समाजीकरण में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई पड़ता है। नैतिक मूल्य व्यक्ति के अंतःकरण को सही और गलत का ज्ञान कराता है। नैतिक मूल्यों में कमी के कारण नैतिकता से जुड़े विश्वासों, कर्तव्यों एवं व्यवहारों में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि माता पिता या अन्य बुजुर्गों या वृद्धों के प्रति लगाव एवं कर्तव्य की भावना में कमी आ रही है। आज समाजीकरण की प्रक्रिया में सेवा भावना, अपनत्व के प्रति लगाव, संयुक्तता की भावना, सहयोग, त्याग एवं परोपकार की भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अंतरपीढ़ी असंतुलन या संघर्ष की स्थिति के कारण पुरानी एवं नई पीढ़ी दैनिक व्यवहार एवं क्रियाकलापों में संतुलन नहीं बना पा रही हैं। पुरानी पीढ़ी अपने पुराने परंपरागत प्रतिमानों को विरासत मानकर सहेज कर रखती हैं, जबकि नई पीढ़ी नए मूल्य, नए विचार एवं दृष्टिकोण को वर्तमान जीवन का आधार मानती हैं। फलस्वरूप युवाओं एवं वृद्धों के विचारों, दृष्टिकोणों एवं चिंतन में निरंतर विरोध, असहयोग एवं असामंजस्यता की स्थिति दिखाई पड़ती है। व्यक्तिवाद की भावना ने आज संयुक्त परिवार व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया और उसका स्थान एकांगी परिवार ने ले लिया है, जिसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों का निवास होता है। एकांगी परिवार में परिवार के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले सामंजस्य, प्रेम एवं भावनापूर्ण लगाव की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ा है। यही नहीं, आधुनिक
प्रक्रियाएं जैसे आधुनिकीकरण, नगरीकीकरण, पश्चिमीकरण एवं वैश्वीकरण ने भी वृद्धों की स्थिति को बदलने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इन सभी प्रक्रियाओं ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभावों को जन्म दिया है। इसके कारण अनेक वृद्धों के बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों में, कहीं विदेशों में सेवारत हैं, परंतु उनके वृद्ध माता पिता अपने मूल निवास स्थान में असहाय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यद्यपि वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं, परंतु सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से वंचित हैं। स्पष्ट है कि आर्थिक सक्षमता बेहतर जीवन प्रदान कर सकती है, परंतु यही सुख, संतुष्टि एवं सुरक्षा का आधार नहीं है। अब ये प्रश्न उठता है कि वृद्धों की समस्याओं को हम किस प्रकार देख सकते हैं, उसका क्या स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो अगर इनकी समस्याओं का विश्लेषण करें तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें सामाजिक आधार पर तो परिस्थिति और भूमिका में संघर्ष किसी भी समाज की प्रगति एवं विकास दोनों के मध्य सामंजस्य पर ही निर्भर करता है। जब कभी भी दोनों में असामंजस्य की स्थिति निर्मित होती है, समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे आप देखेंगे, परिवार के वृद्ध या बुजुर्गों को हम ये कहते हैं कि आप परिवार के मुखिया हैं, आपके आदेशों और निर्देशों के अनुसार ही परिवार की क्रियाकलापें संचालित होगी। लेकिन दूसरी ओर उनकी भूमिकाओं की जब बात की जाए तो विभिन्न अवसरों पर, चाहे विवाह के अवसर पर, विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के अवसर पर उनसे सलाह नहीं ली जाती। इसका स्पष्ट परिणाम ये पड़ता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें परिस्थिति तो दे दी गई, लेकिन भूमिकाएं उन्हें नहीं दी गई। इसी प्रकार आप देखेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष, परिवार में दो अलग अलग पीढ़ी के सदस्यों के मध्य वैचारिक आधार पर टकराव की स्थिति दिखाई पड़ती है। पुरानी पीढ़ी अपने पुराने प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों, विश्वासों, विचारधाराओं से जुड़ी हुई होती है और नई पीढ़ी इन सब पुराने मूल्यों को स्वीकार नहीं करती। नई पीढ़ी नए विचारधाराओं से जुड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य भी टकराव या असंतुलन की स्थिति निर्मित होती है। इसी प्रकार परिवार में वरिष्ठ सदस्यों को कई बार ऐसा महसूस होता है कि उनकी लंबी जीवन रही है, उनके पास अनुभव के पर्याप्त भंडार हैं, जिनका नए सदस्यों को अर्थात नई पीढ़ी के सदस्यों को उपयोग करना चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी के सदस्य उनके अनुभवों का लाभ नहीं लेते, जिससे भी उनमें निराशा, तनाव, कुंठा या हताशा की स्थिति निर्मित होती है। इसी प्रकार कई बार हम लोग ये देखते हैं कि परिवार के वे सदस्य जो विधवा हैं, विधुर हैं, अविवाहित हैं, परित्यक्ता हैं, ऐसे बुजुर्गों की स्थिति उन लोगों से भी भिन्न होती है जो परिवार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या सपत्नीक रूप में या पति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों में अपने भविष्य के प्रति सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा की भावना अधिक दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि नई पीढ़ी में सत्ता का हस्तांतरण, आज नई पीढ़ी परिवार के उन सब दायित्वों का नियंत्रण और निर्देशन कर रही है जो पहले वृद्धों के हाथ में था, जिसका परिणाम यह होता है कि वृद्धों से न तो सलाह ली जाती है और न ही उनके विचारों को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से कई बार हम लोग ये देखते हैं कि व्यक्ति में अकेलेपन की अनुभूति होती है।
परिवार के साथ वे अपने को सामंजस्य नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें ऐसा महसूस होता है कि समय कैसे व्यतीत करें। वे एकांत की कमी का अनुभव करते हैं, मनोरंजन के साधन उनके पास पर्याप्त नहीं होते। यह भी एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार आर्थिक आधार पर अगर हम देखें तो सेवानिवृत्ति के पश्चात या आयु बढ़ने के पश्चात व्यक्ति के आर्थिक संसाधन सीमित हो जाते हैं और स्वास्थ्य ठीक न होने की स्थिति में अगर बेहतर इलाज की आवश्यकता होती है तब उनके सामने एक आर्थिक समस्या भी उत्पन्न होती है। जीविकोपार्जन की समस्या तो एक रहती ही है, साथ ही स्वास्थ्य की समस्या, बेहतर इलाज की समस्या भी आ जाती है। और यदि परिवार के सदस्य उन्हें ऐसी विषम परिस्थिति में सहयोग न करें तब भी उनमें एक प्रकार से निराशा की स्थिति निर्मित होती है। तो मुख्य रूप से ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो दिखाई पड़ती हैं। लेकिन साथ ही साथ वृद्धों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार के द्वारा या स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। जैसे कि कुछ योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन की योजना, जिसकी आमदनी का स्रोत कम होता है या जो निराश्रित होते हैं उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है। बेसहारा बुजुर्गों को अन्नपूर्णा खाद्यान्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे अपना भरण पोषण कर सकें। ये दोनों योजनाएं निर्धन वृद्धों के लिए बहुत उपयोगी योजनाएं हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे आयकर अधिनियम में वृद्धों को आयकर में रियायत दी गई। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन की सभी श्रेणियों में रियायत दी गई। बैंकों द्वारा बचत खाते में अधिक ब्याज की व्यवस्था की गई। वृद्धाश्रम ओल्ड एज बनाए गए या संपन्न हो जो निराश्रित हैं या जिनके परिवार ने उपेक्षा से उनको अलग कर दिया, वो वहां जाकर अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा सचल चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है जो विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ की भांति वहां रहने वाले वृद्धों को सुविधाएं प्रदान करती है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये बात स्पष्ट होती है कि वृद्धों की समस्याओं को अगर नगरीय और ग्रामीण आधार पर अगर देखें तब भी दोनों में पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बा में रहने वाले वृद्धों की स्थिति महानगर या नगर में रहने वाले वृद्धों की स्थिति से भिन्न सुविधाओं के बावजूद परिवार पड़ोस के द्वारा वृद्धों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा तब तक वृद्धों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वृद्धों को केवल आर्थिक ही नहीं वरन मानसिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा भी प्रदान करें ताकि वे समाज में सुरक्षित एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है युवाओं की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की एक बड़ी आबादी वृद्धों की भी दिखाई पड़ती है। चूंकि भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है, तो जनसंख्या अधिक होगी तो जैसे युवाओं की संख्या अधिक होगी तो वृद्धों की संख्या भी अधिक होगी। और जब तक हम वृद्धों के प्रति अपनी सामाजिक या नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति नहीं करेंगे तब तक इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता। सरकार जितनी भी योजनाएं बनाए, सरकार की योजनाएं फलीभूत तभी हो सकती है जब समाज में लोगों की मानसिकता बदले, समाज में लोगों को ऐसा महसूस हो कि वृद्ध भी हमारे समाज के विरासत हैं, समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। जब वृद्ध खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा और परिवार खुश रहेगा तब समाज और देश खुश रहेगा। निश्चित रूप से
अगली बार और किसी विषय पे पुनः एक बार हम मुखातिब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।